स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्राची और मैं आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की इस क्लास में बेहद स्वागत करती हूं। तो अब तक हमारी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, हमने ये समझा था कि हम कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इन क्लासेस को लेकर। इसके बाद हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था, राइट है। हमने कुछ PYQ क्वेश्चंस भी देखे थे और साथ में हमने बेसिकली ये जान लिया था कि हमें जो अपने इनिशियल चैप्टर्स हैं इनको थोड़ा टाइम लगा के पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते चल रहे हैं और बाद के जो चैप्टर्स होंगे उनको हम बहुत क्विकली जो है रैप अप कर पाएंगे, क्योंकि एक बार इस सब्जेक्ट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो जाएगी तो फिर आपके लिए चीज़ों को पढ़ना समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड आई होप कि चीज़ें आपके लिए आसान हो रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, आप में से कुछ लोगों ने ये पूछा था कि मैम कौन सी बुक रेफर करनी है, तो आई थिंक आपने हमारे फर्स्ट लेक्चर को मिस किया है। तो बुक जो है स्टडी IQ की तरफ से रिलीज की गई है, जिस पर 20 ये लेक्चर्स जो है हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट यू, क्योंकि मैं आपको उसी बुक से पढ़ाती हूँ, तो आप बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में पढ़ भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं और आपको एक एक पन्ने का डिटेल पता होगा, क्योंकि आपने क्लास में वो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। देन बुक में वो सब आपने क्या है रिवाइज किया होगा। परफेक्ट है। ऑनलाइन स्टोर पर वो बुक अवेलेबल है और अगर आप स्टडी IQ के P2I बैच का हिस्सा बनते हैं तो हमारी जितनी भी बुक्स हैं वो आपको आपके घर तक पहुंचाई जाती है, राइट। तो आई थिंक ये जो है क्लियर हो गया है यहाँ पे। स्टिल इफ यू वांट टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं सबके जो कमेंट्स है वो देखती हूँ और देन अकॉर्डिंगली जो है हम देखते हैं कि हमें क्या करना है आप लोगों के लिए। परफेक्ट है। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो दरअसल हमने इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में जो है अपनी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया था। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे जो हरे पौधे होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, वो सूर्य की जो बेसिकली ऊर्जा है उसका यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड देन उसी को जो आपके हर्बिवोर्स होते हैं, यानी कि शाकाहारी जो जीव हैं, वो कंज्यूम करते हैं। एंड उन्हीं शाकाहारी जीवों को फिर आपके जो कार्निवोर्स हैं, यानी कि जो मांसाहारी जीव हैं, वो कंज्यूम करते हैं। और इस तरीके से जो है आपको साइकिल देखने को मिलती है। अब आपको ये भी पता है कि किसी भी चीज़ के सरवाइव करने के लिए जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो है एनर्जी। विदाउट एनर्जी ये जो पूरा प्लेनेट है ये सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। तो अब ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? एज अ ह्यूमन आप अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से, राइट। तो देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, जो भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी, कि जो आप किचन में खाना बनाते हैं, है ना, दैट इज नॉट द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, राइट। आप बस एक रॉ मटेरियल को उस लायक बना रहे हैं कि आप कंज्यूम कर सके और उसको टेस्टी बना रहे हैं, राइट। एक्चुअली में जो फूड प्रोड्यूस होता है वो प्लांट्स के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि आपकी एनर्जी का जो सोर्स है ना, ये जो फूड है ये उन पौधों के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि ऑटोट्रॉप से जो एनर्जी है वो बेसिकली आप तक पहुंचती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑटोट्रॉप से लेकर आप तक एनर्जी का एक फ्लो देखने को मिल रहा है। परफेक्ट। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि इस प्लैनेट पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट है, वो एक चेन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी प्लांट ने जो है अपना एक फूड जो है प्रोड्यूस किया है, उस प्लांट को मान लीजिए कोई भी जो है गोट जो है कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। उस गोट का मिल्क फिर कोई कंज्यूम कर लेता है, उस गोट का मीट कोई कंज्यूम कर लेता है, एंड देन ये एक चेन आपको दिखाई देता है। तो ये जो चेन है, अगर मैं इसका नाम फूड चेन रख दूं तो ठीक तो रहेगा, राइट है। तो आप देख पा रहे हो कि दरअसल ये जो हमारे लेवल्स आपस में कनेक्ट है ना, जो एक दूसरे से फूड रिसीव कर रहे हैं, जो एक दूसरे से एनर्जी के फ्लो को है ना रिसीव करते हैं, इसको हम एक फूड चेन मानते हैं। लेकिन क्या इतना सिंपल है ये जो फूड का सिस्टम?
नहीं ना। उस एक प्लांट को क्या सिर्फ एक गोट ने ही कंज्यूम किया होगा? उस गोट के मिल्क को क्या किसी एक ने ही कंज्यूम किया होगा? नहीं, जो प्लांट्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट जो है हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं, एंड देन उनको डिफरेंट डिफरेंट कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क देखने को मिलता है, राइट है। मान लीजिए एक चरागाह है आपका, एक ग्रेजिंग फील्ड है, उसमें कुछ काऊ भी ग्रीज करते हैं, कुछ गोट्स भी ग्रीज करते हैं, राइट है। वहाँ पे बेसिकली मान लीजिए रैबिट्स भी हैं जो है लाल लाल गाजर्स जो है लगी हुई है, मान लीजिए उनको खा लेते हैं, है ना। कुछ फ्रूट्स के भी मान लीजिए ट्रीज हैं, है ना, उन फ्रूट्स को बहुत सारे बर्ड्स कंज्यूम करते हैं, ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं। तो आप देख पा रहे हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंगो की बात कर लेते हैं, बिकॉज इट्स अ सीजन ऑफ मैंगो, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्चुअली फ्रूट। तो इसकी बात करते हैं। तो मैंगो को आप देखोगे कोई जो फ्रूट कंज्यूम करने वाले बर्ड्स होते हैं उनके द्वारा भी कंज्यूम कर लिया जाएगा। कोई इंसेक्ट है वो भी जो है इसको कंज्यूम करेगा। जो बेसिकली हम ह्यूमंस हैं, हम भी इसको कंज्यूम करते हैं। एंड सर्टेन एनिमल्स भी हो सकते हैं जिनको फ्रूट्स एंजॉय करना पसंद हो, राइट है। तो जैसे स्लोथ बियर, उसको हनी पसंद होता है और हनी ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं। हनी बी जो है आपका हनी बनाती हैं, परफेक्ट है। तो आपने देखा ये ना काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ना। इट्स लाइक कि जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर का सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस पूरी दुनिया के इंटरनेट से कनेक्टेड कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, राइट। तो फूड चेन से ज़्यादा बेहतर क्या है? ये जाल, ये नेटवर्क, ये कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शंस हो रखे हैं, अगर मैं इनको फूड वेब नाम दे दूँ, मोर अप्रोप्रिएट, राइट। तो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा कि कैसे एनर्जी का फ्लो एक चेन में होता है, तो हमने उसको फूड चेन बोल दिया। देन हमने उससे और हायर लेवल पे जाकर स्टडी की, तो हमें पता चला कि नो, इट्स नॉट अ बेसिकली सिंगुलर सिस्टम, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो हम उसको फूड वेब कह देते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। तो अब देखो, तीसरी चीज हमें पता ये चली है कि जैसे जैसे फूड को लेकर एक रिलेशनशिप है, वैसे ही एनर्जी को लेकर भी रिलेशनशिप है। अब एक बात समझना, एनर्जी को लेकर थर्मोडायनामिक्स के दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि 12 जुलाई को हमारा जो एडमिशन्स है वो क्लोज हो रहे हैं। तो जो 3 भाषाओं में हमने 3 बैच लॉन्च किए, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। 12 जुलाई को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और हमने 10 जो है जुलाई को डेट रखा था अपना बैच स्टार्ट होने का। बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, तो सिर्फ 2 दिन के लिए हमारी तरफ से एक्सटेंड किया गया, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। सिर्फ उतने एस्पिरेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा जितने हम बेसिकली बेहद क्वालिटी के साथ मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी फीस में बहुत बड़ा डिस्काउंट आप ले सकते हैं। आपको यूज़ करना है आपका अपना फैकल्टी कोड, दैट इज़ प्राची लाइव। भाई फैकल्टी कोड को यूज़ करो अगर एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। पढ़ फैकल्टी से रहे हो, आपका बॉन्ड मेरे साथ डेवलप हुआ है, तो यू मस्ट यूज़ माय फैकल्टी कोड ना, दैट इज़ योर्स ऑल्सो। तो ये आप जो है यूज़ कीजिएगा, आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आप हमारे मीन्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बन जाते हैं अगर आप जो है प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, जो कि आप कर पाएंगे। अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो आप कर पाएंगे, ये मैं प्रॉमिस आपसे कर सकती हूँ। और इसके अलावा अगर आप बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए, मैंने डिटेल्स लेक्चर के एंड में शेयर की हुई हैं, ठीक है। चलिए अब अपने लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि आपका जो यूनिवर्स है, इसमें ना तो एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है, ना ही इस एनर्जी को खत्म किया जा सकता है, ना तो नष्ट की जा सकती है, ना उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि आपकी इकोसिस्टम में भी जो एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है ना। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा रूल ये कहता है, जब आप एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो कुछ एनर्जी क्या है, एक हीट के रूप में यहाँ पे लॉस हो जाती है। परफेक्ट है। ये दोनों ही रूल्स आपको ये समझने में मदद करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के बीच में एनर्जी का एक फ्लो चलता है, राइट है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं वो आपके फूड को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स जो है श्वसन की क्रिया भी तो करते होंगे, रेस्पिरेशन भी तो करते होंगे। तो मान लीजिए उन्होंने सन से जो है हीट लिया है, बेसिकली खाना जो है उन्होंने बनाया है, राइट है, और उनको एनर्जी मिली है, परफेक्ट।
इस कुछ एनर्जी में से कुछ तो लॉस हो जाएगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है, रेस्पिरेशन चलता है, और कुछ एनर्जी उनके अंदर बायोमास के रूप में जो स्टोर हो जाएगी, है ना। जैसे आपका जो अनाज है वो क्या है, बायोमास ही तो है जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो, राइट है। अब ये जो बायोमास है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अब उसको क्या है, जितनी प्लांट्स के पास टोटल एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा मिला है, क्योंकि कुछ हिस्सा क्या है आपका लॉस हो गया है। दूसरे लेवल पे भी कुछ एनर्जी वो कंज्यूम कर लेगा, उसका भी रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिज्म है, और बाकी की एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे भेजती जाएगी। तो आप देख रहे हो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और बीच में कुछ एनर्जी लॉस होती जा रही है। इसीलिए मैंने वो 2 रूल आपको बताए थे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कुछ बच्चों को, मैं एक डायग्राम की मदद से क्लियर कर देती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखो, बेसिकली हमने ये देख लिया है, दोनों रूल देख लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, आप देखोगे कि सन से हीट मिलती है आपके प्लांट्स को, एंड देन फर्दर जो है बेसिकली ये चेंज चलता रहता है, हमने बात की थी। अब ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स को अगर एक मैं नाम दे दूं तो आप देखोगे ये ना एक दूसरे को नरिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्ड होता है ट्रॉप, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट, उसी से हमने एक वर्ड निकाल लिया ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये जो ट्रॉपिक लेवल्स है ना, ये यही है। जैसे आप यहाँ पे देखो, एकदम शुरुआत से देखो, सन से आपको जो है एनर्जी मिली, जो आपके प्लांट्स थे उन्होंने आपका जो है एक तरीके से फूड को प्रोड्यूस किया, कुछ हीट यहाँ पे जो है लॉस हो गया, राइट है। बाकी आप देखोगे इस प्लांट के ऊपर कुछ आपके जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे जिनको हम हर्बीवोर्स कह देते हैं, उनको नरिशमेंट मिला, कुछ एनर्जी हीट के रूप में यहाँ पे भी लॉस हो गई। देन इससे जो है आगे बर्ड्स है ना आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन इससे आगे और ज़्यादा जो आपके बेसिकली टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे। ये जो प्लांट्स है ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्लांट्स हैं अगर मान लीजिए इन्होंने 100% जो है कुछ एनर्जी को अपने पास लिया है, 100 में से मान लीजिए कुछ लॉस हो गया, कुछ इसके पास गया, इसका भी कुछ लॉस हो गया, कुछ इसके पास गया, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो चेन है ना, ये जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ये बहुत लंबे लंबे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फाइनली एनर्जी इतनी बचेगी ही नहीं कि वो किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को सपोर्ट कर सके, क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर कुछ एनर्जी एज अ हीट जो है लॉस हो जा रही है, रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म कंज्यूम हो जा रही है, और कुछ हिस्सा ही आप जो है आगे भेज पा रहे हो। 2 चीज़ें क्लियर हो गई, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, कैसे एनर्जी बीच में लॉस होती है, और कैसे जो है आपके ये जो लेवल्स हैं इनको हम ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। समझ आ गया? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब देखो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब हमने जो शुरुआत में बात की थी फूड चेन की और फूड वेब की, उनको देख लेते हैं। तो देखो जो आपका मैटर और एनर्जी फॉर्म जो फूड की फॉर्म में है ना ट्रांसफर होता है ना अलग अलग टॉपिक लेवल्स पे, उसको फूड चेन बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये आपकी फोटोसिंथेटिक फूड चेन है, हीट मिली, देन आपका क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी यहाँ पे बना, उसको कार्बन कंपाउंड्स में जो है बेसिकली कन्वर्ट किया गया, उसको हर्बीवोर्स ने कंज्यूम किया, उनको कार्निवोर्स ने कंज्यूम किया, राइट है। ये तो वहां की बात थी जहां पे सन की लाइट पहुंचती है डीप इनटू द ओशियन। आपके ऐसे डीप ओशियंस, ऐसे गहरे समुद्र हैं जहाँ पे सन की हीट या एनर्जी लाइट नहीं पहुंचती। फिर वहां पे खाना कैसे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज फूड इज नेसेसरी, एनर्जी इज नेसेसरी टू सस्टेन अ लाइफ, राइट। तो वहां के लिए हमने एक नया टर्म दिया है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं कैमियोसिंथेटिक फूड चेन, राइट है। इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का यूज नहीं होता, बल्कि केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनकी मदद से जो है फूड का प्रोडक्शन किया जाता है। नरिशमेंट जो है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की मदद से मिलता है। देखो समुद्र के अंदर ना आपके हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, काफ़ी नीचे जाके गर्मी, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बेसिकली क्या है उस गर्मी की वजह से वाटर गर्म होते रहता है, वो वाटर जो है वेंट से फिर रिलीज होते रहता है। जब वो रिलीज होता है तो अपने साथ बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को भी लेके रखता है। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आपका सल्फाइड होता है, ठीक है। इसी को देखो कुछ बैक्टीरिया जो है सल्फाइड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इसको कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, देन इन कार्बन कंपाउंड से यहाँ की जो लाइफ है वो सस्टेन होते रहती है।
इतना सारा नहीं याद रखना है, जस्ट इतना याद रखो जहाँ पे सूर्य का प्रकाश मौजूद है, फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है हम उसको फोटोसिंथेटिक फूड चेन नाम दे देते हैं। जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है वहाँ पे एक अलग प्रकार का जो है बेसिकली फूड चेन देखने को मिलता है। क्लियर है? अब देखो फूड चेन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। परफेक्ट है। तो अगर आप देखोगे दो तरीके का फूड चेन होता है। एक तो हमने समझा प्लांट वाला, उसको हमने नाम दे दिया ग्रेजिंग फूड चेन। एक जो दूसरा होता है ना उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। होता क्या है देखो, अच्छा अभी तक हमने हर चीज के प्रोडक्शन की बात की है, जनरेट करने की बात की है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी हमने क्या है बेसिकली सन से लेकर आगे ट्रांसफर की है। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं ये मरते भी तो है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है आपका, जो एनिमल्स हैं मरते भी हैं, और जो आपकी सॉइल है राइट है उसमें जो है बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हैं वेस्ट के रूप में रहते हैं। फिर इसका क्या होता है, तो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं राइट है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, उनको डिकम्पोज करते हैं। तो एक फूड चेन ये भी तो है कि जो आपका ये सड़ा गला वेस्ट था इसके ऊपर कुछ आपके बैक्टीरिया और कुछ वायरसेस जो है थ्राइव कर रहे हैं, है ना, वो यहाँ से जो है कंज्यूम कर रहे हैं, एंड देन यहाँ से भी एक जो है चेन निकलती हुई दिखाई देती है। तो आप देखोगे डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, है ना, जो डिपेंड करती है आपकी फूड चेन, उसको हम बेसिकली डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। परफेक्ट है, तो इसको ध्यान रखना। अब देखो जैसे आप देखोगे लैंड इकोसिस्टम पे आपको किस तरीके से चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे प्लांट्स है इनके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रीन फ्लाइज इनके ऊपर बीटर्स है, देन बर्ड्स है, एंड आपको पता है कि चिकन कंज्यूम करने वाले फिर ह्यूमन बींग्स हैं, राइट है। इसी तरह वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो आप देखो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इनके ऊपर जो है डिपेंड करते हैं जू प्लैंक्टन्स, एंड देन इनको जो है बेसिकली आपके जो फिशेस वगैरह होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एनर्जी का फ्लो चल रहा है, ये जो आपका नरिशमेंट चल रहा है, ठीक है, दिस इज योर फूड चेन, और ये आपके ट्रॉपिक लेवल्स हैं। परफेक्ट है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैसे फूड चेन की तरह सिंगुलर सिस्टम इस इकोसिस्टम में नहीं है, बल्कि में फूड वेब देखने को मिलता है। तो फूड वेब का अगर आप एग्जांपल देखोगे, दिस इज द बेस्ट डायग्राम, राइट है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से आपस में सारी चीजें क्या इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर आप देखोगे कि जो आपके प्लांट्स हैं, है ना, वो कैसे जो है इधर जो है एक तरीके से नरिशमेंट दे रहे हैं, साथ में आप देखोगे इनके जो बेसिकली टिश्यूज है ना वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर के रूप में पड़े हुए थे, उनको फिर डिकम्पोज किया जा रहा है बैक्टीरियाज के द्वारा। यहाँ पे फिर ये जो एनिमल्स वगैरह है इनका भी कुछ वेस्ट मैटर यहाँ पे है, इनको फिर जो है डिकम्पोज किया जा रहा है। ये देखो आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, तो एक एनर्जी का फ्लो देखने को मिल रहा है। ये जो डिकम्पोजर है ये जब डेड ऑर्गेनिक मैटर को, है ना, डिकम्पोज करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट आपके क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, उनको फिर से जो है रिसीव कर लिया जाता है इन्हीं के द्वारा। वो वाला कॉन्सेप्ट समझा था ना कि कैसे जो पौधे की सड़ी गली पत्तियां होती है वो जब सॉइल के अंदर अपघटित होती हैं, है ना, सेमी डिकम्पोज जो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कैसे ह्यूमस की तरह, एक खाद की तरह जो है आपके पौधों की लाइफ को सपोर्ट करता है। तो इट्स अ साइकिल, है ना, ये आदि से अंत की कहानी आपको हर बार देखने को मिलेगी। तो ये डायग्राम आपको एक फूड वेब का एग्जाम्पल देता है जिसमें आपको ऐसे सीधे सीधे रिलेशनशिप्स नहीं दिखाई देते, इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स दिखाई देते हैं, राइट है। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है आपकी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, है ना, एफिशिएंसी। तो देखो किसी भी टॉपिक लेवल को, है ना, कितनी एनर्जी मिली है, उसने कितनी एक्वायर की है, एंड देन उसके बाद उससे जो है ऊपर की तरफ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, दैट इज एफिशिएंसी। जितनी ज़्यादा एनर्जी वो एक्वायर करेगा उसके कंपैरिजन में जितनी ज़्यादा आगे ट्रांसफर कर देगा उतनी ही ज़्यादा टॉपिक लेवल सस्टेन हो पाएंगे। और जितना ही एनर्जी की एफिशिएंसी कम होगी, है ना, आपने एक्वायर की मोस्टली खुद ही कंज्यूम कर ली, आगे आपने लेस ट्रांसफर की, तो आप बहुत लेस ट्रॉपिक लेवल्स को सपोर्ट कर पाओगे, तो वो जो इकोसिस्टम होगा वो इतना वाइब्रेंट नहीं होगा। परफेक्ट है। जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे कि किस वाले इकोसिस्टम की कितनी ज्यादा जो है बेसिकली आपकी एफिशिएंसी है ना। तो देखो आपके जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं काफी ज्यादा एफिशिएंट है, एस्चुरीज, कोरल रीफ्स तो उनसे भी थोड़े से ज्यादा जो है एफिशिएंट है, जबकि कंपैरिजन में आप देखोगे जो ओपन ओशियंस हैं
वो इतने एफिशिएंट नहीं है ना। देन इस तरीके से ये पूरा डायग्राम दिया हुआ है, यूपीएससी ने इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसको ढंग से स्टडी कर लेना और ये याद कर लेना कौन कितना एफिशिएंट है, ठीक है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो दो बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, एक टर्म याद आता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की, उत्पादन क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली प्राइमरी प्राथमिक की बात कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल की बात कर रहे हैं। तो देखो जितना भी जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे उनके द्वारा बायोमास को जनरेट किया गया है, आपके जो प्लांट्स हैं, जो भी आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने जितना भी फूड बनाया, जितना भी बायोमास जनरेट किया, दैट इज योर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। परफेक्ट है। दूसरा टर्म आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये नेट क्या है, देखो यहाँ पे जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें से कुछ उन्होंने कंज्यूम भी तो कर लिया, हमने अब तक यही पढ़ा है। तो अब जो नेट बचा दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आने वाले ट्रॉपिक लेवर्स को तो ये नेट जो है काम में आएगा, है ना, उनको बेसिकली वो थोड़ी काम में आएगा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने खुद कंज्यूम कर लिया है। परफेक्ट है। ये दो चीजें जो है थोड़ी सी ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये मन में सवाल उठ रहा होगा कि कितनी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे 10% रूल दिया गया, ये बताया गया कि बेसिकली सिर्फ जो 10% ऑफ एनर्जी है वो स्टोर होती है एज अ बायोमास इन अ ट्रॉपिक लेवल, है ना, और वही जो है पास की जाती है अगले लेवल को, इसी को 10% रूल कहते हैं। यानी कि सन से जितनी भी एनर्जी पौधों ने ली उसमें से वो 10% जो है ले पाते हैं और उससे अपना जो है खाना बेसिकली बना पाते हैं। उसमें से नेक्स्ट 10% वो आगे ट्रांसफर करते हैं और आने वाला फिर उसका 10% जो है आगे बेसिकली क्या है, एक तरीके से ट्रांसफर करता है। परफेक्ट है। तो ये 10% का रूल हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ही फर्दर जो हमारे ट्रॉपिक लेवल्स है उस पर एक तरीके से ट्रांसफर होता है। क्लियर, समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, किसी का खाना बन रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो इनके आपस में जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि भाई कुछ ऐसा इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है कि उससे सबको फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस लेक्चर, ठीक है, आप मुझसे पढ़ पा रहे हो और मुझे क्योंकि पढ़ाना बहुत पसंद है तो मैं खुश होती हूँ पढ़ा के, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, राइट। तो इंटरेक्शंस अगर आप देखो तो दो तरीके के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिसमें दोनों साइड को बेनिफिट हो रहा है, नेगेटिव जिसमें शायद एक को नुकसान है या दोनों को नुकसान है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इनको हमने बायोटिक इंटरेक्शन नाम दे दिया है। बायोटिक क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरेक्शन है। अब इसके अलग अलग नेम है अलग अलग इंटरेक्शंस के ऊपर। फर्स्ट जैसे आप देखोगे आपको म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। हम कहते हैं ना कि यार रिलेशनशिप ना म्यूचुअल होना चाहिए, यार अंडरस्टैंडिंग ना म्यूचुअल होनी चाहिए। कहाँ से आया ये वर्ड? म्यूचुअल का मतलब है कि दोनों साइड बेनिफिट हो रही है। परफेक्ट है, दोनों ही साइड जो है इससे बेनिफिट हो रही है। जैसे आप देखोगे कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स में और एक माइक्रोराइजिया फंगी होती है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। वो जो फंगी है उस प्लांट की रूट्स के साथ अटैच रहती है, उसको मोर वाटर मोर न्यूट्रिएंट देती है और प्लांट उस फंगी को भोजन कार्बोहाइड्रेट देता है। तो इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, इसी को हम म्यूचुअलिज्म कह देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे आपको कमेंसनलिज्म दिखाई देता है, ठीक है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नुकसान भी नहीं हो रहा, उसको फायदा भी नहीं हो रहा। कमेंसनलिज्म, ठीक है। ये जो आपका बेसिकली कमेंसनलिज्म है, इसका एक एग्जाम्पल देख लो। मान लीजिए कुछ कैटल है, वो एक ग्रेजिंग फील्ड में ग्रेज करने गए हुए हैं, जो वो चर रहे हैं, तो काफी सारे जो इंसेक्ट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो जहाँ छुपे हुए थे वहां से बाहर निकल के आ जाते हैं। अब बर्ड्स के लिए उनको फाइंड आउट करना आसान है, अब बर्ड्स उनको एज अ जो है फूड कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स को बेनिफिट हुआ, बट जो कैटल्स है उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा,
राइट। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। देन सेकेंड आता है कंपटीशन। देखो कंपटीशन नेम ही बताता है प्रतिस्पर्धा। ये तो मतलब बेनिफिशियल दोनों के लिए हो ही नहीं सकती, मतलब एक स्ट्रेस तो देती है, राइट। तो कंपटीशन एक ऐसी बेसिकली आप कह सकते हैं इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज हार्म होती है। फॉर एग्जाम्पल सिमिलर टाइप ऑफ बर्ड्स अगर सिमिलर टाइप ऑफ सीड्स के लिए कंपटीशन करते हैं तो एक टाइम के बाद फूड कम रह जाएगा, बर्ड्स जो है आपस में फाइट करेंगे उस फूड के लिए, ठीक है। तो कंपटीशन में दोनों साइड को नेगेटिव जो है असर पड़ता है। देन आपका आता है प्रेडिक्शन। तो एक स्पीसीज इससे बेनिफिट होगी, दूसरे को नुकसान होगा, क्योंकि शिकार यहाँ पे हो रहा है, प्रेडिक्शन एक प्रे है ना। तो जैसे लॉयन है और रैबिट है, लॉयन को बेनिफिट हो रहा है, रैबिट को नहीं बेनिफिट हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक आपका आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में मतलब एक पैरासाइट है ना, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। यहाँ पे भी एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को हार्म होगा, क्योंकि वो जिसके ऊपर डिपेंड है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए जो टिक्स होती हैं वो डॉग के ऊपर बेसिकली रहती है, तो डॉग को बेसिकली सब प्रॉब्लम होती है ना। इसके बाद एक आपका आता है अमेंशनलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसा इंट्रैक्शन हो रहा है जिसमें एक को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और दूसरे को हार्म हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट है ही नहीं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आप ये समझ लो, कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो कुछ इस तरह का टॉक्सिक एलिमेंट रिलीज करते हैं कि आसपास की सॉइल में कोई दूसरी स्पीसीज नहीं पनप पाती किसी प्लांट की, है ना। तो देखो उस पेड़ को जो वो टॉक्सिक बेसिकली केमिकल रिलीज कर रहा है उसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, बट उसकी वजह से दूसरों को तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दिस इज अमेंशनलिज्म। और देन एक आता है आपका न्यूट्रलिज्म। देखने को कहा जाता है कि बहुत ही लेस एग्जाम्पल्स हैं इसके, और अगर कहीं पर न्यूट्रलिज्म है, न्यूट्रलिज्म मतलब दोनों में से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इट्स नॉट एन इंट्रैक्शन। अगर दो को एक दूसरे से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली इंट्रैक्शन, बट न्यूट्रलिज्म भी एक होता है। और इसका आप बेसिकली एग्जाम्पल ले सकते हो, एक ट्री है उसमें बर्ड्स ने अलग अलग ने अपने घोंसले बनाए हुए, तो सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कुछ लोगों का मानना ये है कि ये एक्चुअली इंटरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर इंटरेक्शन होगा कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। परफेक्ट है। मैंने जो भी पढ़ाया इसको देखो इस एक बेस्ट डायग्राम के साथ आप समझ सकते हो, और मैंने आपको बताया था कि इस बुक में एनसीईआरटी को कवर किया हुआ है। दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। पॉजिटिव का मतलब है कि बेनिफिट हो रहा है, नेगेटिव का मतलब है बेनिफिट नहीं हो रहा है, जीरो का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यू शुड रिमेंबर दिस डायग्राम, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो जब आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, एनर्जी मिल रही है, नरिशमेंट मिल रहा है, तो सब कुछ इतना क्लीन तो नहीं है ना। आपको पता है कि पॉल्यूशन भी पिक्चर में आता है, राइट है। तो हो सकता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर आपका जो एनर्जी है, आपका जो नरिशमेंट है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो बीच में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स भी पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि पॉल्यूशन एट द ट्रॉपिक लेवल्स। दो तरीके का पॉल्यूशन जो है हमें देखने को मिलता है, एक होता है आपका बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा होता है बेसिकली आपका बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायग्राम से समझाती हूँ। देखो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, कोई चीज एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है, राइट है। तो एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो रही है मतलब कोई स्पीसीज के अंदर कोई टॉक्सिक एलिमेंट जितना ज्यादा बेसिकली क्या एक्यूमुलेट हो रहा है उतना रिलीज नहीं हो पा रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है, उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल टॉक्सिक जो है घुल गया है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, कि वहां रहने वाले जो फिशेज है वो तो उस वाटर में ही रह रहे हैं, तो उनके अंदर वो क्या है टॉक्सिक एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जबकि वो जो एक्सक्रीट करते हैं उससे उतना रिलीज नहीं हो रहा। तो धीरे धीरे आप देखोगे फिशेस का जो फैट है, उनका जो बायोमास है, उसमें वो जो नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाम से समझ में आ रहा है कोई भी चीज एक्यूमुलेट हो रही है, तो दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। जैसे आप देखोगे किस तरह फिशेज में ओवर द टाइम, ठीक है, ओवर द टाइम धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ इन फिशेज के अंदर आपको जो टॉक्सिक केमिकल्स है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बायो एक्यूमुलेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है बायो मैग्निफिकेशन। इसमें क्या चीजें मैग्निफाइड हो रही है, राइट है। जैसे आप जूम करके कोई चीज देखते हो, अब देखो हमने बात की थी कि कैसे आपके ट्रॉपिक लेवल से
चीज़ें ऊपर ट्रांसफ़र होती हैं। मान लीजिए आपके जो प्लांट्स हैं उस पे एक पेस्टिसाइड का स्प्रे किया गया था और वो जो पेस्टिसाइड का स्प्रे है वो उस प्लांट के बायोमास में किसी हद तक चला गया है। अब प्लांट्स को कंज्यूम किया आपके हर्बीवोर्स ने, तो उनके अंदर भी क्या है, और वो टॉक्सिक गया है। तो क्योंकि हर्बीवोर्स ने ज़्यादा प्लांट्स को कंज्यूम किया है, तो एक प्लांट के कंपैरिजन में उस एक हर्बीवोर्स में ज़्यादा वो जो है पेस्टिसाइड का एलिमेंट चला गया। अब उस हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने कंज्यूम किया। एक लायन ने मान लीजिए आपके 4-5 रैबिट कंज्यूम कर लिए। उन 4-5 रैबिट्स ने बहुत सारे जो है आपके गाजर कंज्यूम किए थे जिसके अंदर वो पेस्टिसाइड था। तो अब आप देखोगे टॉप लेवल पे, लॉयन वाले लेवल पे, उस लॉयन में ज़्यादा आपको मैग्नीफाइड जो है बेसिकली वो टॉक्सिक एलिमेंट देखने को मिलेगा। जैसे ये डायग्राम देखो, है ना, यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कैसे ये जो आपके कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, इनको जो फिशेस ने कंज्यूम किया तो इनके अंदर क्या है, वो बेसिकली टॉक्सिक एलिमेंट चला गया। इनको जब बेसिकली फर्दर जो आपके टॉप कार्निवोर्स थे उन्होंने कंज्यूम किया तो इनके अंदर ये देखने को मिला, और जब इनको फर्दर, है ना, जो पोलर बियर होते हैं उन्होंने कंज्यूम किया तो आप देखोगे इनके अंदर ये टॉक्सिक एलिमेंट कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड हो गया। दिस इज मैग्निफिकेशन। एक चीज़ डिफरेंस याद रखना, ओवर द टाइम सेम स्पीसीज के अंदर, सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आपके टॉक्सिक एलिमेंट है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ओवर द टाइम। और यहाँ पे बायोमैग्निफिकेशन में ट्रॉपिक लेवल्स पर जो है बेसिकली जो आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स है ये क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल इन्वॉल्व्स हैं। हमने बेसिकली कुछ एक्वेटिक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ से शुरू किया, पोलर बियर पे चले गए, है ना। यहाँ पे हम सिमिलर सेम फिशेस की बात कर रहे थे। समझ में आ गया? इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, फूड चेन देख लिया, फूड वेब देख लिया, है ना। अब हम देखते हैं बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड, राइट है। तो देखो बेसिकली हमने क्या किया, हमें अंडरस्टैंड करना था चीज़ों को, राइट है। तो हमने कहा कि देखो अगर किसी भी इकोसिस्टम को समझना है ना, तो वहाँ का जो एक इकोलॉजिकल पिरामिड होता है हमें इसको समझना होगा। पिरामिड कुछ ऐसी शेप के होते हैं। तो हम बात करते हैं, देखो पिरामिड ना आपको नंबर वाला भी देखने को मिल सकता है, पिरामिड आपको बायोमास वाला भी देखने को मिल सकता है, पिरामिड आपको एनर्जी वाला भी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अब तक हम एनर्जी ही पढ़ते आ रहे हैं तो पहले एनर्जी वाले पिरामिड को समझते हैं। यहाँ पे देखो ये जो प्लांट्स हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि सन से इन प्लांट्स को जो एनर्जी मिल रही है उससे ये फूड बना रहे हैं। 10% रूल ये कहता है कि ऊपर वाला जो आपका ट्रॉपिक लेवल है इस पे केवल 10% एनर्जी गई होगी। देन ऊपर वाला लेवल कहता है कि इसका भी 10% यहाँ पे गया होगा, एंड देन यहाँ पे इसका 10% गया होगा। तो देखो नीचे जितना एनर्जी था उसके कंपैरिजन में जब आप फर्दर ट्रॉपिक लेवल्स पर गए एनर्जी कम होता चला गया। दैट्स वाई जो शेप बन के आएगी वो कुछ ऐसी बन के आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके प्लांट्स के पास कितना 1000% एनर्जी था, परफेक्ट है। ऊपर के लेवल पे कितना जाएगा, है ना, इसका 10% यानी कि 100। ऊपर के लेवल पे इसका कितना जाएगा, इसका 10% यानी कि 10। ऊपर के लेवल पे कितना जाएगा, इसका 10% यानी कि 1। देखा, एक पिरामिड वाली शेप बनकर आ गई ना। ये हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या है, हमें चीज़ों को समझने में आसानी कर देता है, क्योंकि फूड चेन तो बेसिकली प्रकृति में प्रैक्टिकली कहीं मिलते नहीं है। फूड वेब्स इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई उनको समझा कैसे जाए। तो हमने कहा हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअली में ये देखने को मिलते हैं। जैसे दूसरे पिरामिड की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि जो आपके बेसिकली प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्लांट्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उन प्लांट्स के ऊपर कुछ हर्बीवोर्स, उनके ऊपर कुछ कार्निवोर्स, और सबसे टॉप कार्निवोर्स कुछ देखने को मिलेंगे। तो आप देखोगे जो नंबर है ना, जो नंबर है वो लगातार क्या है, कम होता जाता है। दैट्स वाई नंबर पिरामिड भी आपको देखने को ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, बायोमास वाले की। मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने जितना भी खाना बनाया है वो उनमें एज अ बायोमास स्टोर होते जा रहा है। तो उस बायोमास का ही ऊपर जो एक तरीके से आप देखोगे एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ,
जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जलीय जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें फूड कौन प्रोड्यूस करता है? वो जो छोटे छोटे टाइनी टाइनी प्लांट्स होते हैं जिनको हम बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ आपके एल्गीज होते हैं, वो बहुत टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। तो अगर मैं उनका टोटल बायोमास निकालूं, है ना, अगर मैं उनका टोटल बायोमास निकालूं तो वो शायद इतना होगा। कितना होगा? शायद इतना होगा। इन फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कुछ जूप्लैंक्टन्स, ठीक है, उनका थोड़ा सा ना ज्यादा बायोमास होता है, राइट है। इसके ऊपर कुछ फिशेस होंगी, तो फिशेस तो थोड़ी बड़ी होती है, तो थोड़ा और बायोमास देखने को मिलेगा। एंड देन अगर आप जाओगे ऊपर, बड़े बड़े जो वेल्स देखने को मिलते हैं, कोई कोई आपका जो वेल होता है, शार्क्स जो होते हैं, कई हाथियों के बराबर वेट होता है, तो उनका बायोमास ज्यादा देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे भी है तो पिरामिड ही बन रहा है, लेकिन ये एक इन्वर्टेड पिरामिड बन रहा है, राइट है। दिस इज अ इन्वर्टेड पिरामिड। तो अब देखो, जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, थोड़ा डिटेल में इस पिरामिड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, राइट है। क्योंकि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यार मैम, कहीं पे तो आपने ऐसा पिरामिड बता दिया, कहीं पे ऐसा वाला बना दिया, कभी आप नंबर बोल रहे हो, कभी आप बायोमास बोल रहे हो, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। चलो क्लियर करते हैं, ठीक है, ओके। तो बात आ गई हमारे यहाँ पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, ठीक है। तो जो फूड और एनर्जी का रिलेशनशिप हम पढ़ते जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक लेवल्स पे, उन्हीं का एक रिप्रेजेंटेशन है आपके पिरामिड्स। इसमें देखो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर, यानी कि आपके फर्स्ट टॉपिक लेवल पे कितने लोग हैं, सेकंड टॉपिक लेवल पे कितने, थर्ड पे कितने। अच्छा, जब भी पिरामिड का जो सबसे बेसिक लेवल होगा वो हमेशा आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे। भाई फूड बनेगा तब तो टॉपिक लेवल पे जो है आगे सब्सिक्वेंट चीजें जाएंगी, तो आपका जो बेस होगा, है ना, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आपके प्रोड्यूसर्स होंगे। तो अगर हम नंबर पिरामिड की बात करें तो नीचे कौन आ जाएंगे, आपके प्लांट्स आ जाएंगे, राइट है। तो नंबर पिरामिड की अगर आप बात करें तो नीचे आपके जो है प्लांट्स आ जाएंगे। जैसे आपके ग्रासलैंड से कितने ज्यादा ग्रास उसके अंदर देखने को मिलते हैं, ग्रास का नंबर कैलकुलेट कोई कर पाएगा? तो जो आपका पिरामिड है वो अपराइट बनेगा, ठीक है। नंबर में इन्वर्टेड पिरामिड भी बन सकता है। जैसे अगर मैं एक ट्री का एग्जांपल ले लूं, सिर्फ ट्री तो एक है, प्रोड्यूसर वहां पे सिर्फ कौन है, वो इकलौता ट्री, बट उस ट्री के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे बर्ड्स, है ना, ईगल्स वगैरह रह रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं, प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही है। यहाँ पे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हो सकते हैं, फिर यहाँ पे बर्ड लाइस हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं। तो आप देखो ये इन्वर्टेड पिरामिड बन गया, परफेक्ट है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आपका जो है नंबर पिरामिड समझ में आ गया कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये आपका सीधा यानी कि अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा भी हो सकता है। सेकंड टाइप ऑफ पिरामिड होता है जब हम बायोमास को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो प्रोड्यूसर्स का बायोमास होता है वो मैक्सिमम होता है, और जब आप ऊपर चलते जाओगे तो वो कम होता जाता है। लेकिन जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसमें ये इन्वर्टेड होता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप बात करोगे कि जो आपका बेसिकली इकोसिस्टम अर्थ वाला है, लैंड वाला है, उसमें तो अपराइट देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, सब अपना खाना बना रहे हैं, दे हैव काफी बायोमास। एक्वेटिक में मैंने बताया जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स है, एक तो बहुत टाइनी होते हैं, फिर उनके ना बहुत लाइफ स्पेन कम होता है, वो रिप्लेस होते रहते हैं। जबकि आप ऊपर चल जाओगे तो जो आपके वेल्स वगैरह है वो काफी जो है बायोमास लिए रहते हैं। तो एक्वेटिक अगर बायोमास का पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। दिस इज क्लियर। चलो इसके बाद बेसिकली जो तीसरा आपका आएगा, नाउ फोकस ऑन द क्लास पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देखो क्या होगा, एनर्जी मैंने क्या बताया था, प्रोड्यूसर्स एज अ फूड बनाते हैं एंड देन ऊपर की तरफ जाती है, 10% का रूल लगता है। एक बात बताओ, एनर्जी का पिरामिड कभी उल्टा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी बन गई? नहीं ना, एनर्जी तो ज्यादा से कम होती जाती है, हमारा 10% का रूल लगता है। एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, सीधा होगा। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो आपका जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या है, सीधा होता है। परफेक्ट है, दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे हमारा जो है आज का लेक्चर एंड कर देती हूँ। काफी कुछ पढ़ा दिया, मुश्किल ना हो रहा हो कि पता चला ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, ऑल द टॉपिक्स जो मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ। हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन
हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। पिरामिड्स तक हमें क्या है, पूरा का पूरा एनर्जी का फ्लो समझ में आ गया है। लेकिन देखो, फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ओनली एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट। यस, दिस इज द वेरी फंडामेंटल यूनिट जिसके बिना तो लाइफ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। बट हमें न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, है ना। जैसे आपको पता है ना, नाइट्रोजन, अमीनो एसिड, वो हमारे डीएनए के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ना। इसी तरह कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक असेंशियल पार्ट है। तो कार्बन कहाँ से आ रहा है, एक बार कार्बन खर्च हो जा रहा है तो दोबारा कहाँ से आ रहा है, ये नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, फॉस्फोरस, हमने सल्फाइड की बात की थी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। तो न्यूट्रिएंट्स है ना आपके, ये आपके बेसिकली क्या एक तरीके से केमिकल्स हैं, राइट है, आपके मिनरल्स हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, इनको समझने के लिए हमें न्यूट्रिएंट साइकिल को समझना रहेगा। इसके अंदर हम बेसिकली 2 तरह की साइकिल्स पढ़ेंगे और उसमें भी हम नाइट्रोजन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कार्बन का साइकिल, फॉस्फोरस का साइकिल, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। आज लेक्चर को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। एनर्जी वाले को एक बार दिमाग में बसा लोगे तो बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कल वाली क्लास, मतलब जो नेक्स्ट होगी, एक दिन छोड़ के क्लास होती है, उसमें हम न्यूट्रिएंट वाला जो है बेसिकली पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलो, तो इसमें हम काफ़ी अच्छे जो है डायग्राम्स देखने वाले हैं। जैसे आप ये सब डायग्राम जो है इनको देखो, सारी साइकिल्स को डायग्राम्स की मदद से जो है पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परफेक्ट है। चलो, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। एंड इसके अलावा जो है मुझे ये भी बताना कि आपने बुक से रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, और इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयरिंग इज केयरिंग, किसी की आप हेल्प कर पाओगे, पुण्य का काम है ये कि अच्छे लेक्चर्स का बाकी फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर रहे हो, ठीक है। जाने से पहले अगेन हम एक बार जो है अपने बैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एडमिशन हमारे क्लोज हो रहे हैं 12 जुलाई को, है ना। तो प्लीज़ अगर एडमिशन नहीं लिया है तो अब ले लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक गाइडेंस में पढ़ाई करना। 3 लैंग्वेज में जो है बेसिकली कोर्स मिल रहा है, जिसमें कंफर्टेबल हो ज्वाइन कर सकते हो। आपको आपके मेंटोर्स मिलेंगे, फैकल्टीज के साथ आपकी लाइव क्लासेस होंगी और साथ में आप मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बन जाएंगे अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, मेहनत करते हैं और प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं। यूज़ कीजिएगा आपका अपना फैकल्टी कोर्स प्राची लाइव, जो कि बहुत ज़रूरी है। भाई, अपने फैकल्टी की मेहनत का कुछ रिवॉर्ड करना है कि नहीं, एटलीस्ट पता तो चले किसने जो है मेरा कोड यूज़ करके एडमिशन लिया है। देन आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि भाई मेरे जो बच्चे हैं वो कोड यूज़ कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, है ना। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। तो गिव एंड टेक का रिलेशनशिप तो ऐसे इस्टेब्लिश होता है, राइट। मैंने बताया ना, इट्स अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअलिज्म इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी अपना बहुत ध्यान रखिए, अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए। और अगर आप जो है मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी विद प्राची, ओके। बुक को प्लीज़ रिवाइज कर लो, अभी तक नहीं ली है तो खरीद लो। P2I बैच का पार्ट बनोगे तो आपको जो है बुक्स सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो बाद में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।